पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, जो भी पार्टनर्स के बीच में रिश्ता था वो अब ख़त्म हो रहा है। तो जब पार्टनरशिप का दी एंड हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, तो भाई फिर कैसे अकाउंटिंग होगी, कौन कौन से अकाउंट हमको मेंटेन करने पड़ेंगे, एसेट और जो लाइबिलिटी होगी बैलेंस शीट के अंदर उनका क्या होगा, किसको कैसे पैसे देने हैं किसको नहीं देने, ये सब कैसे होता है, इस चैप्टर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता रहा है मीनिंग, और इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है, सब कुछ हमको जो है इसके अंदर पढ़ना है। और वैसे भी कुछ खास इसके अंदर चैप्टर में है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, 3 चीज़ें बनानी सीखनी है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहले ये बता रहा है आपको मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले आपको मीनिंग बता रहा है कि भाई डिसोल्यूशन का आखिर मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन, देखिए यहाँ से, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म। कह रहा है भाई डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या है कि अब पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन था फर्म के अंदर, अब उन सब का जो है अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है अंत हो रहा है। इन सच एन इवेंट, और ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, कह रहा है ऑल द एसेट ऑफ द फर्म आर सोल्ड। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म का जो है दी एंड हो रहा है, तो जो भी उस पार्टनरशिप के अंदर एसेट थे, तो कह रहा है भाई एसेट को तो आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, बेचने से आएंगे पैसे, और लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को करना पड़ेगा पेड, जिसको जिसके पैसे देने हैं, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आपकी उधारियां हैं, जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, उन सबको करिए पेड। और उसके बाद द सरप्लस बैलेंस, अगर आपके पास पैसे बचते हैं, भाई एसेट बेचेंगे तो पैसे आएंगे, लाइबिलिटी पे करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो अब 2 सिचुएशन हो सकती है आपके पास, या तो पैसे बचेंगे या पैसे कम पड़ जाएंगे, यही तो होगा। भाई मान लो एसेट ज़्यादा के बिक गए, लाइबिलिटी को कम पैसे देने थे, तो आपके पास पैसे बच जाएंगे। मान लो 5 लाख के एसेट बिक गए, 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी पे करनी थी, तो 2 लाख रुपए बच जाएंगे। तो वो कह रहा है द सरप्लस बैलेंस इज पेड टू द पार्टनर इन द सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। तो जो अगर सरप्लस बचा है वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, जो भी पार्टनर का जिसकी जैसी कैपिटल थी उनको उनके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। लेकिन एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि पैसे कम पड़ जाए। मान लीजिए एसेट मैंने बेचे, 3 लाख के एसेट बिके, और पता चला लाइबिलिटी पे करनी थी 5 लाख रुपए की, अब तो 2 लाख रुपए कम पड़ गए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो वो कह रहा है कि शॉर्टफॉल, अगर डेफिशिएंसी जो आती है, इज़ मीट फ्रॉम देयर प्राइवेट स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टनरशिप के अंदर जो एसेट थे उनको बेचने से लाइबिलिटी पूरी पे नहीं हुई, मैंने बोला जितने भी एसेट थे वो 3 लाख के बिक गए, और जो लाइबिलिटी है वो 5 लाख रुपए की थी, तो भाई 2 लाख रुपए तो कम पड़ गए। अब क्या करें, सारे एसेट बिक गए पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप की बेटा सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर जो लाइबिलिटी है, जो लॉस हो गया अगर पार्टनरशिप के अंदर, अगर वो सारे एसेट बेचने से भी पूरा नहीं हो रहा, तो पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एस्टेट का मतलब पार्टनर के प्राइवेट घर संपत्ति सब कुछ बिक जाएगा उस लाइबिलिटी, उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो भाई अगर पार्टनरशिप के अंदर जो एसेट हैं अगर उससे बात नहीं बन रही, तो उनके प्राइवेट चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि इस बंदे के पास इतने का घर है, इतने की गाड़ी है, तो भाई अगर नहीं बैठ रहा बात, तो उसके प्राइवेट एस्टेट को भी क्या कर देंगे, हम बेच देते हैं पार्टनरशिप की लाइबिलिटी को पूरा करने के, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी को पूरा पे करने के लिए, और सारा रिश्ता ख़त्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो इसने मीनिंग बताया है वो किसका बताया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे हमने इसका मीनिंग सीखा है, पार्टनरशिप फर्म लिखा है बेटा, यहाँ पे सब कुछ दी एंड हो रहा है, फर्म का दी एंड हो रहा है अब, ठीक है। तो सारे एसेट बेच दिए, सारे लाइबिलिटी बेच दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अनलाइक, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
यहाँ पे बेटा फर्म नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। हाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उससे डिफरेंट कैसे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है इसका मतलब क्या होता है, विच मीन ओनली चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म कंटिन्यू। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैं बोलूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो इसका मतलब है पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है बस उसमें चेंज आ रहा है। लाइक रेशो चेंज हो रही है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, तो वो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। फर्म कंटिन्यू काम करेगी, फर्म का दी एंड नहीं हो रहा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा खत्म ही हो रहा है, पार्टनर के बीच में जो रिलेशन था सब खत्म, एसिड बिक जाएंगे, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केवल पार्टनर्स के बीच में जो भी छोटे मोटे चेंज आते हैं जिसको हम लाइक रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो हो रहा है तो भाई वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन द फर्म इज डिसॉल्व्ड और वाइंड अप। मतलब वाइंड अप या डिसॉल्व का मतलब कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो रहा है, फर्म अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है, पार्टनर के बीच में जो रिलेशन था सब खत्म। तो सबसे पहले बेटा इसने यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है ये आपको यहाँ पे इसने बताने की कोशिश की है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कई बारी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है। देखिए इसका मतलब क्या बोला इसने, द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर आर चेंज। यहाँ पे केवल बेटा रिलेशन जो है उसके अंदर केवल चेंज आ रहा है, फर्म कंटिन्यू कर रही है। और यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन अमंग ऑल द पार्टनर कम टू एंड, यहाँ पे चेंज हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। द बिजनेस ऑफ फर्म इज नॉट टर्मिनेटेड, यहाँ पे द बिजनेस ऑफ फर्म इज क्लोज, यहाँ पे फर्म ये कह सकते हैं आगे काम नहीं करेगी, और यहाँ पे फर्म में यहाँ पे आगे काम करेगी, नॉट टर्मिनेटेड, और यहाँ पे फर्म क्लोज ही हो रही है, बंद हो रही है, वो आगे काम नहीं करने वाली है। यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी को रीवैल्यूड किया जाता है न्यू बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जबकि बेटा फर्म में क्या होता है, सारे एसेट बिक जाएंगे और सारी लाइबिलिटी को पेड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर द क्लोजिंग ऑफ बुक बिकॉज बिजनेस इज़ नॉट टर्मिनेटेड। इनको अपनी बुक बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब मतलब कि जब बेटा डिसोल्यूशन होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी बैलेंस शीट, अबे भाई बैलेंस शीट तो हम इसलिए बनाते हैं ना कि जो भी हमारे एसेट एंड लाइबिलिटी है उनका क्लोजिंग बैलेंस क्या चल रहा है उसको शो करता है वो। तो अब तो हम एसेट और लाइबिलिटी बेच ही रहे, तो अब तो बचा ही नहीं कुछ, तो बैलेंस शीट बनेगी कहाँ से, ना कोई एसेट होगा ना कोई लाइबिलिटी होगी, केवल कैश होगा हाथ में रोकड़ा, जिसको देना है दे दो, जिसका पे करना है कर लो काम तमाम। तो यहाँ पे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो जाती हैं पूरी, अब कोई होगा ही नहीं आगे मामला। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह बनती है। इट डज़ नॉट इम्प्लाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, कह रहा है अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इट इम्प्लाई डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द फर्म। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो भाई फर्म और पार्टनरशिप दोनों का ही दी एंड हो चुका है। तो ये बेटा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइक वो आपको बोलेगा इस बिहाफ पे डिफरेंस बताइए, इस बिहाफ पे डिफरेंस बताइए, इस बिहाफ पे डिफरेंस बताइए। बेसिस लिखे हुए हैं यहाँ पे 5, तो किसी के भी बेस पे डिफरेंस आ जाता है कि भाई डिफरेंस बताओ इसमें पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब हमारा तो भाई फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है, हमारी फर्म जो है वो तो टर्मिनेट ही हो रही है, पूरा का पूरा बंद हो रहा है, सारे एसेट और लाइबिलिटी को हमको बेचना है। कह रहा है टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म,
द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म स्टैंड डिसॉल्व इन द फॉलोइंग वे। आखिर कैसे पार्टनरशिप का दी एंड हो जाता है, वो कौन कौन सी सरकमटेंसेज हैं, वो कौन कौन सी सरकमटेंसेज हैं जिसमें पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला केस है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40 के अकॉर्डिंगली, मतलब कि वॉलेंट्री डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर, मतलब पार्टनर अपनी इच्छा से उन्होंने एग्रीमेंट करा था कि भाई हमारी पार्टनरशिप इतने टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद जो है हम ख़त्म कर देंगे 5 साल 10 साल के लिए। तो वो क्या है, वो जो है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली है। जब कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म पार्टनरशिप, तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया या पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और पार्टनर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल वो है कोई मतलब कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, उनका टाइम ख़त्म हो गया जितने टाइम पीरियड के लिए थी इसलिए हो गया। दूसरा है कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41। इसका मतलब क्या हुआ, कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या मतलब होता है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज़ डिक्लेयर इलीगल, मतलब उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया पार्टनरशिप ने या पार्टनर्स ने। बेटा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जो किसी लीगल काम को करने के लिए एग्री होते हैं। तो अगर बेटा वो इलीगल काम कर देंगे तो कानून की नज़र में वो गलत हो जाएगा, तो फिर कंपलसरी है वो डिसोल्यूशन होगा ही होगा। व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, या तो रिटायर हो रहे हो, ठीक है, या सब मर गए एक ही रह गया, ठीक है, या बेटा इंसॉल्वेंट हो गई फर्म पार्टनरशिप, तो ऐसी सिचुएशन में इंसॉल्वेंट हो गई, लीगल काम कर दिया, सबकी डेथ हो गई, केवल एक ही रह गया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में भाई पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा का रिलेशन है, पता चला 2 पार्टनर थे, एक मर गया, तो भाई फिर तो एक ही रह गया ना, तो फिर तो ख़त्म करनी पड़ेगी। या 2 पार्टनर थे, एक रिटायर हो गया, फिर भी एक रह गई, तो ऐसी सिचुएशंस में बंद करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। या डिसोल्यूशन अपॉन कंटिजेंसी इफ़ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड सेक्शन 42। इसका मतलब क्या होता है, लाइक कह रहा है व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म, इसमें भी बेसिकली वही केस आते हैं, ज़्यादा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे भी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया। या डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व इफ़ एनी वन पार्टनर गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अदर पार्टनर्स पे उस पर कोई नोटिस वगैरह लिख दे, मान लो 2 पार्टनर हैं, ऐसा बेसिकली तब होता है जब पार्टनर्स की संख्या कम होती है। पार्टनर 2 ही थे मान लो, एक हटना चाहता है, उसने नोटिस लिख दिया दूसरे पे, तो भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। या डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कुछ गलत काम कर दिया, तो भाई कुछ गलत काम कर दिया जिसकी वजह से कोर्ट ने बोला नहीं भाई ख़त्म करिए। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम मेंटली डिस्टर्ब और हैज़ अनसाउंड माइंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो 2 पार्टनर थे, ठीक है, 2 पार्टनर थे, जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से एक पार्टनर किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से पागल हो गया, ठीक है, मतलब वो उसको नहीं पता, वो अपने उसमें नहीं है, अपने होश में नहीं है, पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। या मान लो नशे में धुत रहता है, ठीक है, हर चरसी बन गया वो पूरा का पूरा। तो भाई अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, जो अपने काबू में ना हो, उसको कहते हैं अनसाउंड माइंड। तो भाई ऐसे बंदे पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है, तो कोर्ट बोल देगा ख़त्म करिए अब इस किस्से को। या वो कोई एक पार्टनर जो है परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज ड्यूटी। 2 पार्टनर थे, मान लो दोनों में से एक पार्टनर, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है, उस बेचारे के दोनों पैर चले गए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, वो पार्टनर दो में से एक पार्टनर जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो भी ख़त्म करिए। फिर लिखा है व्हेन अ पार्टनर हैज़ ट्रांसफ़र होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी की तरफ कर दिया। तो ये कई तरीके के केसेस होते हैं जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो सकता है। देखो डिसोल्यूशन 2 ही तरीके से होता है,
या तो खुद कर दो या गलत काम करके कर दो, ठीक है, या कुछ मिसहैपनिंग ऐसी हो जाती है कि भाई वो ख़त्म करना पड़ता है। तो डिसोल्यूशन के अलग अलग केस होते हैं, सेक्शन 40 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 42 है, 43, 44। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 44 अलग अलग धाराएं हैं 5 तरीके की, उसमें अलग अलग तरीके के केस लिखे हुए हैं कि भाई अगर ऐसा केस हो जाता है कुछ तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, फिर एसिड को बेचना पड़ेगा और लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर अब अकाउंट्स को हमें सेटल करना पड़ेगा। हमने तो बना रखा होगा अपना पार्टनर अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंगली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फॉलोइंग रूल फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ लॉसेस, कह रहा है लॉसेस शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो लॉसेज है उसका कैसे होगा, उसका इंतज़ाम वगैरह उन जो भी लॉसेज है वो कैसे होंगे। कह रहा है भाई पहले तो यहाँ से हो जाएगा, फिर यहाँ से, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है, मतलब जो भी नुकसान हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहा है, पहले प्रॉफिट से कवर कर लेंगे, नहीं हो रहा तो कैपिटल से कवर कर लेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो जो भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था फिर उसमें हिसाब किताब की बात चलेगी। अच्छा, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड। एसिड का क्या करना पड़ेगा जी, कह रहा है एसिड ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड इन पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म to the third party, next is paying to each partner relatively what is due to him for the firm for advance and last from capital in paying। ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे ये बेकार है, यहाँ से हमें ये बेकार है, इसको छोड़ दीजिए। अभी हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, हमें यहाँ पे जो पढ़ना है ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है सेटलमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्म के डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट का क्या मतलब होता है। फर्म के डेप्ट का मतलब होता है, फर्म के डेप्ट का मतलब होता है जो हमारी पार्टनरशिप है उसकी उधारियाँ, और प्राइवेट डेप्ट का मतलब होता है जो पार्टनर्स हैं उनके अपने पर्सनल उधारियाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फर्म डेप्ट आर द डेप्ट इनकर्ड बाय द फर्म वेयर एज प्राइवेट डेप्ट आर इनकर्ड बाय पार्टनर अंडर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या होगा अगर पार्टनरशिप का दी एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो कह रहा है फर्म एसेट आर फर्स्ट यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट ऑफ फर्म डेप्ट एंड द सरप्लस इज अप्लाइड टूवर्ड द पेमेंट ऑफ पार्टनर प्राइवेट डेप्ट टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या होता है, और दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट डेप्ट ऑफ द पार्टनर आर फर्स्ट एड आउट प्राइवेट प्रॉपर्टी to the partner and the surplus if any therefore is used to pay the firm debt। यहाँ पे बेटा 2 चीज़ें इसने बताई है, यहाँ पे इसने 2 चीज़ें बताई है। ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर फर्म के डेप्ट मतलब जो पार्टनरशिप है उसकी जो उधारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक इसने बोला फर्म के डेप्ट, फर्म की उधारियाँ, तो इसको कैसे पे करेंगे हम, जो भी फर्म की उधारियाँ हैं। कह रहा है भाई सबसे पहली बात तो एसिड को बेच के हम क्या करेंगे, पहले एसिड को सोल्ड कर देंगे। ठीक है, अगर एसिड को सोल्ड करने से पहले हम फर्म के डेप्ट को पे करेंगे। अब 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, या तो पैसे ज़्यादा पड़ जाएंगे सरप्लस, या पैसे कम पड़ जाएंगे डेफिसिट। ठीक है, ये 2 तरीके की सिचुएशन हो सकती है एसिड को सोल्ड करके, जो भी मैंने ऊपर बताया था। अगर एसिड को सोल्ड करके भी पैसा बच रहा है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा का सारा फर्म का डेप्ट पे हो जाएगा, और भी पैसे बच रहे हैं, फिर जो भी पैसे बच रहे हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसको जितना देना है। अच्छा, लेकिन अगर कमी पड़ गई, मतलब एसिड बेचने के बाद भी फर्म की उधारियाँ नहीं हो रही, तो भाई फिर पार्टनर के प्राइवेट डेप्ट को बेच के फर्म के डेप्ट को पूरा किया जाता है। ये इसने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट डेप्ट का मतलब उसकी पर्सनल उधारियाँ जिसका पार्टनरशिप से कोई भी लेना देना नहीं है। तो भाई जो प्राइवेट डेप्ट हैं वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही पूरे किए जाएंगे। ठीक है, उसका जो है
उसका बिजनेस की आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लो उसके प्राइवेट डेप्ट थे, ठीक है, उसके प्राइवेट डेप्ट थे 2 लाख रुपए के, और उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो है 1 लाख रुपए की, तो भाई यहाँ पे 1 लाख रुपए की डेफिशिएंसी रह गई। तो आप बेटा ऐसा नहीं कर सकते, फर्म के पैसों से, ये फर्म का जो सरप्लस हुआ है, आप इससे इसकी प्राइवेट डेप्ट जो है इसके पे नहीं कर सकते। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे सीधा सीधा इतना है इन दोनों में कि अगर फर्म का डेप्ट पूरा नहीं हो रहा, अगर फर्म का डेप्ट पूरा नहीं हो रहा तो उसके प्राइवेट एसेट को भी बेच देंगे, लेकिन अगर उसके प्राइवेट डेप्ट पूरे नहीं हो रहे तो भाई उसका फर्म के एसेट से कोई भी लेना देना नहीं है, फर्म के सरप्लस से कोई भी लेना देना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पे हमारी, वो रहेगी हमारी यहाँ पे कि भाई कैसे भी करके फर्म के डेप्ट पूरे किए जाएं, कैसे भी करके फर्म के डेप्ट सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेट डेप्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें इस चैप्टर के अंदर जो अकाउंट बनाना सीखना है वो सीखना है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, ये हमें सीखना है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है, एसेट को बेचना है और लायबिलिटी को पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, क्यों ओपन होता है? रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बेटा हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये जो हम अभी करेंगे उसके अंदर जो बनता है वो बनता है रीवैल्यूएशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करके नई वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो किया जाता है, वो रीवैल्यूएशन है, ठीक है। अब हम जो बना रहे हैं अकाउंट, ये बना रहे हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट केवल तब बनता है जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है, बस। क्यों बनता है ये? क्लोज डाउन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट टू शो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। बेटा 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर कैसा है? तो भाई ये एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और यहाँ पे आपको जो है क्या ध्यान रखना, कह रहा है इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाना है इसको। कह रहा है इसका पर्पस ये है, ये आ जाता है बेटा एग्जाम में 1 नंबर में, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि एसेट को बेचने से और लायबिलिटी को पे करने से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, उस चीज़ को जो है रियलाइजेशन अकाउंट शो करता है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इस अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, इसका क्या फॉर्मेट रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट समझनी है कि बैलेंस शीट जो है वो किस तरीके से बनती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट अगर आपको याद होगी तो आप बहुत ही ईजिली ये बना सकते हो। देखिए बेटा बैलेंस शीट के अंदर इधर क्या होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर इधर होते हैं एसेट और इधर क्या होते हैं, इधर होती है लायबिलिटी, ठीक है। बेटा एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अगर आपको यहीं पे समझ में आ गया तो आगे कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कैश हो सकता है, यहाँ पे बैंक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीन भी हो सकता है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है, यहाँ पे फर्नीचर भी हो सकते हैं, यहाँ पे डेटर भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बीआर भी हो सकता है, यहाँ पे बीआर भी हो सकता है, यहाँ पे गुडविल भी हो सकती है, यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, यही सब होते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये सारे एसेट मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, यही तो डालता हूँ और क्या डालता हूँ, कैश, बैंक, P&L, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बीआर, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे होते हैं बेटा। इसके अलावा होंगे और भी, बट बेसिकली जो यूज़ होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो यही होते हैं। अच्छा
लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी साइड पे आता है सबसे पहली बात तो आती है कैपिटल, है ना, कैपिटल आती है यहाँ पे भी पी एंड एल होता है बेटा, यहाँ पे भी जनरल रिजर्व होता है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है ना, ये सारी चीज़ें होती है ना यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है यहाँ पे, जो भी मैंने नहीं दिया, और क्या कहते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, कैपिटल है, पी एंड एल है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, और आपके क्या कहते हैं क्रेडिटर लिख दो, बीपी लिख दो, बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर, बीपी, बिल्स पेबल, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है फलाना ढिमकाना, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो, ये सारी, और प्रोविज़न हो सकता है बेटा, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये सब चीज़ें हो सकती है बेटा, ठीक है, और जो भी हो सकता है वो आप यहाँ पे सब लिख देंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली तो इतनी चीज़ें बेसिकली क्वेश्चन में यूज़ की जाती है। आपको अब क्या समझना है, देखिए भाई, मैंने तो अब मेरी बैलेंस शीट बनी हुई होगी पिछले साल की, लेकिन अब तो डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सारे एसेट को और सारी लाइबिलिटी को क्या करना है, पे करना है, एसेट को बेचना है, लाइबिलिटी को पे करना है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनता है ये अकाउंट, इसलिए बनता है कि एसेट को बेचने से और लाइबिलिटी को पे करने से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये अकाउंट ये बताता है। तो देखिए बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारा ध्यान यही होना चाहिए। मुझे क्या करने हैं, मुझे एसेट को बेचना है, लाइबिलिटी को पे करना है, ठीक है। तो बेटा मुझे इन शॉर्ट में ये कह सकते हो, सारे एसेट को कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है, कैश में, कि सब कुछ बेच के हाथ में रोकड़ा आ जाए, क्योंकि सबको पेमेंट करनी है, सबका हिसाब करना है। अच्छा, सब कुछ बेच के कैश में लाना है। तो बेटा जो चीज़ ऑलरेडी कैश में है, उसको थोड़ी ना कैश में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि ये जो चीज़ है, कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है बेटा, बैंक भी लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, तो ये तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इनको थोड़ी ना इन कैश को थोड़ी ना बेचोगे आप। तो आपको क्या करना है बेटा, ये दोनों तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, कैश और बैंक। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। एक तो ये दोनों, और दूसरा ये दोनों। ये क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट, ये है बटने वाली चीज़ें। इन चारों चीज़ों को छोड़कर, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको क्या करना है, एसेट साइड पे इन चारों चीज़ों को छोड़कर, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं इन चारों चीज़ों को, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्योंकि वो जो दोनों हैं वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, वो तो ऑलरेडी कैश, मेरे को सब चीज़ों को कन्वर्ट करके कैश और लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो भाई वो दोनों तो ऑलरेडी हैं, और ये दोनों बटने वाली चीज़ें हैं, ये पार्टनर्स में बटेंगी, इसलिए इनको नहीं करना। इनको छोड़कर ये जो सारी की सारी चीज़ आ गई, ये इसको मुझे क्या करना है, इसको बेटा मेरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है यहाँ पे। और हेडिंग क्या डालूँगा मैं, हेडिंग आप यहाँ पे डालेंगे ऑल एसेट ट्रांसफ़र, यहाँ पे आप लिख दीजिए टू ऑल एसेट्स ट्रांसफ़र, ये आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। लेकिन चार चीज़ों को छोड़कर बेटा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैश, बैंक, पी&एल और ये, इनको नहीं करना बेटा, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे एसेट लिख देंगे, चाहो तो मैं नाम भी लिख देता हूँ, पी&एल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गए, बीआर हो गया, स्टॉक हो गया, इन सबको, फर्नीचर हो गया, इन सबको क्या कर लेंगे बेटा, इन सबको हम जो है 1 बाय 1 सबको ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अभी बेचा नहीं है बेटा, पहले सबको यहाँ पे क्या करेंगे, सबको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, जितने भी एसेट क्वेश्चन में दे रखे होंगे, एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, पी&एल एंड एडवर्टाइजमेंट, ये चार नहीं होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चार
ट्रांसफ़र, ये 4 ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों ऑलरेडी कैश की फॉर्म में, ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, और वो दोनों बटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। अच्छा जी, और बाकी इन सबको मैंने यहाँ पे पटक दिया। अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र करा है। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड भी बेटा सेम प्रोसीजर रहेगा। अच्छा, कैपिटल क्या होती है बेटा? कैपिटल होती है वो पैसा जो पार्टनर्स ने, ओनर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो भाई वो भी तो कैश की फॉर्म में है, कैपिटल भी तो कैश की फॉर्म में होती है। तो बेटा ये और ये सारी की सारी चीज़ें, P&L, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये 1 2 3 4 5, ये पाँच ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कॉन्सेप्ट समझिए। कैपिटल ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, और जो ये चारों की चारों चीज़ें हैं, ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं, ये बेटा बटने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये क्या होगा? ये जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाके बटती हैं। ठीक है, इन दोनों का बेटा मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ। ये दोनों केवल एक केस है, अगर क्लेम होता है तो ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशल केस। इसको हम अलग से समझेंगे कि ये कब जो है रियलाइजेशन में आएगा और कब नहीं आएगा। सिर्फ ये दोनों, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जब क्लेम होगा बेटा तो ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, अदरवाइज़ सीधा पार्टनर कैपिटल में जाएगा। एडमिशन में भी पढ़ चुके हम ये दोनों, और यहाँ पे भी इनका लफड़ा होता है। हमें क्या करना है? हमें इन सबको बेटा, इन सबको क्या कर देना है? इन सबको इधर ले आना है। अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बेटा, अभी पेड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ट्रांसफ़र। तो यहाँ लिखेंगे टू ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफ़र। ठीक है, सारी लाइबिलिटी को यहाँ क्या कर लेंगे? ट्रांसफ़र कर लेंगे, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी हो। ठीक है, चाहे वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो, चाहे वो आपका कोई भी प्रोविज़न हो। ठीक है, सबको क्या कर लेंगे बेटा? सबको जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हो गई बेटा सारी की सारी ट्रांसफ़र। सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर लिया और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लिया। अब आती है बेटा, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र करें अपनी बैलेंस शीट से। अब मुझे क्या करना है बेटा? अब एसेट को बेचना है। तो बेटा ट्रांसफ़र ये इधर हुए हैं। ठीक है, तो बिकेंगे किधर बेटा? बिकेंगे इधर। ठीक है, ट्रांसफ़र ये उधर है, तो एसेट बिकेंगे किधर? इधर बिकेंगे बेटा। यहाँ पे बेटा बाय लिखेंगे इसको, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय। यहाँ लिखेंगे अब बाय ऑल एस, यहाँ पे बेटा वैसे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक, या कैश भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या क्या होगा यहाँ पे? एसेट सोल्ड। आपको क्या करना है? यहाँ पे जितने भी एसेट आप ट्रांसफ़र करोगे उसके 2 केस हो सकते हैं बेटा। क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो 2 केस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। या तो बेटा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा वो एसेट बिक रहा है। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीन यहाँ होगी, क्वेश्चन में दे रखा होगा ये इतने रुपए की बिक रही है, लैंड एंड बिल्डिंग इतने की बिक रही है, सबको यहाँ पे भेज देंगे बेटा। प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, क्वेश्चन में सब दे रखा होगा कि ये चीज़ इतने की थी, ये इतने की बिक रही है, सब लिख देंगे बेटा यहाँ पे, जो जो बिकेगा सबका सब। ठीक है, तो जो जो बिक रहा है वो बेटा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, जितने का भी बिका वो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन बेटा दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, कुछ एसेट तो बिक सकते हैं और कुछ एसेट पार्टनर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पार्टनर लेकर जा रहे हैं तो फिर क्या लिखेंगे बेटा? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी एसेट, यहाँ पे लिख देता हूँ एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर बेटा कोई भी एसेट कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा बाय कैश में, फिर कैश थोड़ी ना आ रहा, फिर तो वो लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 एसेट तो यहाँ डाल दिए, स्टॉक और फर्नीचर नहीं डाला बेटा मैंने,
तो अगर कोई भी पार्टनर जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए ये ले गया, बी ये ले गया, तो बेटा एसिड के दो केस हो सकते हैं, या तो पार्टनर लेके जा सकता है या हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो जो वो लेके जा रहा है, मान लो स्टॉक वो लेके चला गया, फर्नीचर वो लेके चला गया, तो बेटा जो वो लेके जा रहा है पार्टनर, सब लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे सब के सब। ठीक, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा दो बातें अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आँख नाक कान खोलकर आपको यहाँ पे सुननी है बेटा। क्या आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जितने भी एसिड आपने ट्रांसफ़र करे हैं उन सबको बेचना है बेटा, सबको। अगर बेटा क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको क्वेश्चन में यहाँ तक तो दे रखा था कि प्लांट एंड मशीन इतने का बिक गया, लैंड एंड बिल्डिंग इतने की बिक गई, डेटर इतने का बिक गया, BR इतने का, स्टॉक इतने का, लेकिन बेटा फर्नीचर का कुछ दिया ही नहीं रखा कि फर्नीचर का हुआ क्या। मतलब ना तो पार्टनर लेकर गया और ना ये बता रखा क्वेश्चन में कि ये इतने का बिका। मान लो यहाँ पे ये 2 लाख का फर्नीचर था मेरे पास बैलेंस शीट में, तो ऐसे एसिड का क्या करेंगे बेटा, जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, ऐसे एसिड का क्या करेंगे, ऐसे एसिड को बेटा आप बुक वैल्यू पे ही बेच देंगे। घोल कर पी जाइएगा इस बात को। अगर किसी भी एसिड के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि वो बिका है या पार्टनर ले गया, तो वो बेटा बुक वैल्यू पे ही सोल्ड हो जाता है। जितने रुपए यहाँ पे लिखे हुए होंगे उतने पे ही आप बेच देंगे। बट एक बारी क्रॉस चेक कर लेंगे कि एक पूरे क्वेश्चन के अंदर इस एसिड की वैल्यू नहीं दे रखी है कि इसका क्या हुआ है। सबसे पहली बात बेटा, सारे एसिड बेचने हैं, अपने पास कुछ नहीं रखना। तो यहाँ जितने भी एसिड ट्रांसफ़र करोगे वो सब बिकेंगे। अगर ना तो पार्टनर लेकर गया ना क्वेश्चन में दे रखा, तो उसको बुक वैल्यू पे ही सोल्ड कर देंगे। अच्छा, अब ये जो एसिड थे बेटा, ये तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर थे, लेकिन कुछ एसिड जो होते हैं बेटा वो होते हैं अनरिकॉर्डेड एसिड। अनरिकॉर्डेड एसिड कौन से होते हैं, जो मेरी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये मान लो ये एक टाइपराइटर था, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, ये इतने का बेच दिया। तो बेटा अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसिड है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो भी बेटा यहाँ पे आएगा। जो भी अनरिकॉर्डेड एसिड आपने बेच दिया, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसिड अगर है तो वो भी बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो एसिड की ट्रीटमेंट होगी इस तरीके से। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है बेटा। पहले सारे एसिड ट्रांसफ़र करेंगे, सारी लाइबिलिटी, सारे एसिड को बेच देना है, या तो पार्टनर लेके जाता है या बेच देते हैं। और जो भी बेटा जिसके भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो उसको बुक वैल्यू पे बेच देंगे। और जो अगर अनरिकॉर्डेड एसिड है वो भी यहाँ पे आएगा जो आपकी बैलेंस शीट में नहीं है। ये हो गया एसिड की बात है। आप नोट यहाँ पे नोट लिखेंगे कि अगर किसी भी एसिड की कोई इन्फो गिवन ना हो तो उसे बुक वैल्यू पर सोल्ड कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है अनरिकॉर्डेड एसिड भी रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में सोल्ड होते हैं। वो आपके यहाँ पे नहीं होंगे, वो हमने ट्रांसफ़र नहीं करे होंगे यहाँ पे, वो तो हो गई नहीं यहाँ पे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड कौन से हैं जो मेरी, ये तो मैंने बैलेंस शीट से उतारे हैं, ये तो मैंने यहाँ से उतारे हैं। तो अनरिकॉर्डेड तो वो होते हैं जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, तो वो यहाँ नहीं होंगे। सीधा दे रखा होगा इतने के बेच दिए, तो जितने के भी बेच दिए वो जो है यहाँ पे लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसिड के नाम से। अच्छा, अब आती है बेटा लायबिलिटी की बात। अब लायबिलिटी को पेड करना है, तो ये जितनी भी लायबिलिटी है बेटा प्रोविज़न को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर, ये सिर्फ ट्रांसफ़र होता है बेटा, इसका और कुछ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा। प्रोविज़न को छोड़कर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या करनी है आपको, ये जो है आपको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को
लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, जो भी लाइबिलिटी होगी सबको पे कर देंगे, चाहे वो क्रेडिटर है आपका, चाहे वो बिल्स पेबल है आपका, चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी, चाहे आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, कुछ भी है वो जो है आप यहाँ पे क्या कर देंगे, वो जो है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, अगर किसी भी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कोई इन्फो गिवन नहीं है, कोई इन्फो गिवन नहीं है, तो भाई क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा पूरा क्वेश्चन में कि भाई ये क्रेडिटर इतने रुपए के थे, इसको इतने पैसे पे किए हैं, कुछ नहीं दे रखा। तो फिर मैं क्या करूं, अगर किसी भी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे बुक वैल्यू पर ही पेड कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन अकाउंट में पेड होती है। ये दोनों चीज़ें जैसे एसिड के अंदर थी ऐसी लाइबिलिटी के अंदर है, तो भाई सारी पे कर देंगे, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी बेटा यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसा सेम सिनेरियो एसिड के अंदर था बेटा, वही सेम सिनेरियो लाइबिलिटी के अंदर भी है। या तो लाइबिलिटी फर्म खुद पे कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कोई लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में टू बैंक नहीं लिखते, ऐसे सिनेरियो में जो आता है वो लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कब आएगा, ये तब आएगा इफ़ एनी पार्टनर पे लाइबिलिटी, अगर कोई भी पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी पे कर रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ABC पार्टनर थे और ए कह रहा है मैं दे दूंगा क्रेडिटर को पैसे, तो ऐसे में तो बेटा वो लाइबिलिटी को पे कर रहा है, तो फिर फर्म नहीं पे कर रही, ए कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा, क्रेडिटर की जिम्मेदारी है, मैं उसको दे दूंगा, आप इसका छोड़ दीजिए। बी कह रहा है मैं बिल्स पेबल पे कर दूंगा। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में टू कैश या टू बैंक नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन में लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो भाई मैंने सारी लाइबिलिटी भी पे कर दी। अब क्या होगा, सारे एसेट बेच दिए, पहले ट्रांसफ़र करे फिर बेचे, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करी फिर बेची, ठीक है। प्रोविज़न का कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है। प्रोविज़न सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है बेटा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट को बेचने से और लाइबिलिटी को पे करने में कुछ खर्चा होता है बेटा, ठीक है। कुछ खर्चा होता है जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। तो जो भी खर्चा रहा है तो वो भी बेटा यहीं पे आएगा, टू बैंक या कैश। ये क्या है बेटा, ये है रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में दे रखे होते हैं कि भाई इतने रुपए का खर्चा हुआ है रियलाइजेशन का, एसेट को बेचना और लाइबिलिटी को पे करने में जो भी खर्चा होता है उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। अगर बेटा फर्म पे कर रही है तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, अगर फर्म पे कर रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई पार्टनर पे कर रहा हो, तो अगर पार्टनर पे कर रहा है तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अगर वो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है अगर वो पे कर रहा है तो। अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक या कैश लिखना है, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना है। अब बेटा सब चीज़ें हो गई। अब क्या करते हैं, अगर इधर के पैसे कम आ रहे हैं तो बेटा वो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट हो जाता है। अगर इधर के पैसे आ रहे हैं तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, जो भी पार्टनर होगा ए बी, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशो तो एक ही होगी, ओल्ड पुरानी का तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और अगर इधर की कमा रही है बेटा तो वो लॉस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र, या तो ये आएगा बेटा, या तो ये आएगा, या ये आएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, दोनों नहीं आएंगे। तो या तो ए जो भी लॉस है वो इनमें बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एसेट को बेचने से और लाइबिलिटी को पे करने से हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, यही तो पता लगाता है रियलाइजेशन अकाउंट। एंड में बैलेंसिंग निकलती है, या तो इधर की बैलेंसिंग कमा रही होगी, अगर इधर की कमा रही है तो मतलब फ़ायदा हो गया, या इधर की कमा रही होगी मतलब नुकसान हो गया। तो इस तरीके से ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये प्रिपेयर होता है। और रही बात बेटा इसकी, ये वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की, तो ये बेटा इसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे ये लिख रहा हूँ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये केवल बेटा तब आता है इफ़ क्लेम, अगर बेटा क्लेम है तो ही आता है, अदरवाइज़ नहीं आता बेटा। अगर क्लेम होता है इनके अगेंस्ट में तो ही आएगा, अदरवाइज़ जो है ये नहीं आएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके रिगार्डिंग हम अलग से चर्चा करेंगे कि कब आएगा और कब नहीं आएगा, ठीक है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अदरवाइज़ ये पार्ट। इसके बाद जो बनेगा बेटा, पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये बनेगा, उसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं बनती है, यहाँ पे बेटा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनता है। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद बनता है कैश अकाउंट। अच्छा, अब इस चैप्टर की खास बात क्या है बेटा, इस चैप्टर की खास बात ये है कि हम यहाँ पे खुद ही पता लगा सकते हैं बेटा कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पहले रियलाइजेशन बनेगा, फिर ये बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फिर बनाएंगे हम कैश अकाउंट। तो अगर बेटा आपका कैश अकाउंट इक्वल आ गया, ये वाली डेबिट साइड ये बराबर आ गई क्रेडिट वाली साइड के, तो मतलब बेटा आपने क्वेश्चन को सही कर दिया पूरा का पूरा। अगर बराबर नहीं आई तो मतलब आपका जो है आपका गलत हो गया है, क्योंकि सारे एसेट को बेचने से, सारी लाइबिलिटी वगैरह पे करने के बाद ये सब कुछ रोकड़ा वगैरह सब बराबर आना चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ये तो हमें कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा एक फुल फ्लैश जब क्वेश्चन करेंगे वहीं पे बन जाएगा, और ये तो हम बनाते ही आते हैं, पार्टनरशिप में भी हमने सीखा ही है। हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही सीखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये इसका प्रोफॉर्मा है, यहाँ पे भी इसने यही बता रखा था कि भाई कैसे बनेगा, लेकिन ये आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इतनी बात आपको जो है बेटा ध्यान रखनी है, ये सब आप जो है पढ़ कर आएंगे।